हम लोग बात करेंगे एंजाइम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय विल्हेल्म कोहने। मेनली याद रखना है, कोहने ने दिया। एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जो एंजाइम होते हैं एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। मोस्ट एंजाइम आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। हमने जब ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ाया था प्रोटीन में तो बताया था जो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वही एंजाइम का काम करती है। तो वही लिखा है मोस्ट ऑफ एंजाइम आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर प्रोटीन का। आरएनए आल्सो एक्ट एज ए एंजाइम। आरएनए भी एंजाइम का काम करता है, जैसे राइबोजाइम, जिसे हम राइबोजाइम कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर। कोई भी एंजाइम होता है उसके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर होता है। अब ये मान के चलो, देखो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटीन के पास क्या है, एंजाइम के पास क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर है। अब जिसके पास टर्सरी स्ट्रक्चर होगा उसके पास तो सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा ही, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी से टर्सरी बनता है। अगर सीधी लाइन है दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर कॉइलिंग है तो दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर कॉइलिंग के अलावा फोल्डिंग भी है, कॉइलिंग विथ फोल्डिंग, तो ये क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर। ये तो हमने पढ़ा था हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज टर्सरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। इन टर्सरी स्ट्रक्चर बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ। तो टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं इसमें जो प्रोटीन की बैकबोन होती है वो एक दूसरे पर फोल्ड कर जाती है एंड फॉर्म मेनी क्राइविसेस, और बहुत सारी क्राइविसेस बनाती हैं। देखो एक दूसरे पे ऐसे फोल्ड कर जाती हैं, ठीक है, और बहुत सारी क्राइविसेस, देखो ये है क्राइविसेस, ये भी है क्राइविसेस, ठीक है नहीं, बहुत सारी क्राइविसेस बनाती हैं। इन्हीं क्राइविसेस को क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। मेनी क्राइविसेस आर द पॉकेट, वन सच पॉकेट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। इन्हीं एक पॉकेट को क्या कह देते हैं, एक्टिव साइट। और बहुत सारी एक्टिव साइट होती हैं एक एंजाइम के पास। जितनी एक्टिव साइट होती है एक एंजाइम के पास उतने सबस्ट्रेट से वो बाइंड कर सकता है। ऑल एक्टिव साइट, ले देखो, एक्टिव साइट प्रोवाइड द स्पेसिफिक शेप ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो एक्टिव साइट होता है वो प्रोटीन के टर्सरी या एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर को एक शेप प्रोवाइड करता है। बाय एक्टिव साइट एंजाइम बाइंड विद सबस्ट्रेट एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है अभी हम आगे बता रहे हैं। एक्टिव साइट के द्वारा जो एंजाइम होता है दो लोगों से बाइंड करता है, किसके द्वारा, किसके से, सबस्ट्रेट से एंड कोफैक्टर से। हम मेनली अब पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा एक्टिव साइट क्या है, ये क्या होती है। जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बाइंडिंग साइट, एक होता है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट इट चूज द सबस्ट्रेट एंड बाइंड इट द एक्टिव साइट। जो बाइंडिंग साइट होती है ये सबस्ट्रेट को चूज करती है और उससे बाइंड कर जाती है। जो कैटालिटिक साइट होता है इट परफॉर्म द कैटालिटिक एक्शन ऑफ द एंजाइम। जो कैटालिटिक साइट होती है ये एंजाइम को कैटालिटिक एक्शन प्रोवाइड करती है, यानी स्पीड अप होने की टेंडेंसी प्रोवाइड करती है, यानी रिएक्शन को कैसे उसे स्पीड अप करना है उसी टेंडेंसी को कहते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ये कैटालिटिक साइट प्रोवाइड करती है। कोई भी एंजाइम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है एपो एंजाइम और दूसरा होता है, देखो एक एपो एंजाइम होता है, दूसरा होता है कोफैक्टर। मतलब एक प्रोटीनेसियस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। नहीं, अगर कोई कंप्लीट एंजाइम की हम बात करते हैं, इसे हम होलो एंजाइम कहते हैं,
उस कंप्लीट एंजाइम के पास एक प्रोटीन वाला पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे कहते हैं कोफैक्टर। मतलब जो होलो एंजाइम यानी कंप्लीट एंजाइम होता है उसके पास दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीनेसियस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट होता है। प्रोटीनेसियस पार्ट को एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है जिसे टर्सरी स्ट्रक्चर आप प्रोटीन कहते हैं, जिसे ग्लोबुलर प्रोटीन। अब एक नई चीज़ इन्वेंट हुई जिसे कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है इसको हम देख ले रहे हैं। जो कोफैक्टर होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम के अंदर। कोफैक्टर जो होता है दो प्रकार से इसे डिवाइड किया जाता है, एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में मेटल आयन होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कोफैक्टर में प्रोस्थेटिक पार्ट होता है और कोएंजाइम होता है। ठीक है, तो कोएंजाइम क्या है, एक तरीके से कोफैक्टर है। क्या है, एक तरीके से कोफैक्टर है। अगर कह दिया जाए एंजाइम क्या है, तो एंजाइम में दो चीज़ें लगाओगे, एपो एंजाइम प्लस मेटल आयन, दिस इज द होलो एंजाइम, या फिर कहोगे एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, दिस इज द होलो एंजाइम, या फिर कहोगे एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, दिस द होलो एंजाइम। तो कोफैक्टर में किसी एक को ले लो, चाहे मेटल आयन को ले लो, चाहे प्रोस्थेटिक ग्रुप को ले लो, या कोएंजाइम को ले लो। अब इन तीनों चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, मेटल आयन, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम को देख ले रहे हैं। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या है, इट इज द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। इट इज टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में क्या आते हैं, मेटल आयन आते हैं, देख ले रहे हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर यानी मेटल आयन, मेटल आयन आर रिक्वायर्ड प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जो मेटल आयन होते हैं वो एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी प्रॉपर एक्टिविटी के लिए। मेटल आयन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट से क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा था जो एक्टिव साइट होती है वो दो लोगों से जुड़ सकते हैं, एक किसके द्वारा, एक सबस्ट्रेट से, दूसरा कोफैक्टर से। तो सबस्ट्रेट के द्वारा जुड़ती है तो हम लोग जानते हैं, और कोफैक्टर से जुड़ती है किसके द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। मेटल आयन क्या है, एक प्रकार का कोफैक्टर है। ठीक है, समझ में आया। तो मेटल आयन किससे जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं एक्टिव साइट से, ये ध्यान देने वाली बात है। इसे एग्जांपल देख लो, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिक्वायर द Zn+2 फॉर इट्स एक्टिविटी। यानी जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम है इसकी एक्टिविटी के लिए Zn+2 कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है इसको कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है Mg+2 की। ओके, हम लोगों ने इनऑर्गेनिक कोफैक्टर पढ़ लिया, अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कोफैक्टर के। दिस इज ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिक्वायर प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की भी रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के लिए। इट इज टू टाइप, पढ़ा ही है, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बाउंड विद द एपो एंजाइम। देखना, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बाउंड विद द एपो एंजाइम। ध्यान देना ये बात। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड करते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कोएंजाइम जो कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर वो भी है, वो क्या होगा, लूजली बाइंड करेगा एपो एंजाइम से। ध्यान रखना इस बात का, अभी आगे इसे हम बताएंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड करता है एपो एंजाइम से। एग्जाम्पल है फ्लेविसिन, हीम, HAEM, हीम एंड बायोटिन। हीम क्या है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीमोग्लोबिन जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं हीम, तो हीम क्या है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कोफैक्टर में कोएंजाइम के बारे में, जिसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, इस पर
60 नोट्स भी आता है, इसलिए हमने इसका ज़्यादा कंटेंट रखा है। इतना ज़्यादा नहीं रखा है लेकिन थोड़ा सा सब कोफैक्टर से ज़्यादा रखा है। इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड लूजली बाउंड, क्या है, लूजली बाउंड विद द एपो एंजाइम, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड करता है एपो एंजाइम से। इट बाइंड विद द एपो एंजाइम ओनली ट्रांजिशियंट, बहुत थोड़ी देर के लिए बाइंड करता है एपो एंजाइम से। को एंजाइम जो होता है एपो एंजाइम से बहुत थोड़ी देर के लिए बाइंड करता है, यूजली ड्यूरिंग कैटालिसिस, जब उसे कैटालिसिस रिएक्शन में इन्वॉल्व होना था तभी बाइंड करता है, बहुत थोड़ी देर के लिए। क्या है, इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम इज विटामिन, जो मेनी कोएंजाइम जो है इसमें जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो क्या है, विटामिन है। मतलब ये मान के चलो जो विटामिन होते हैं वो किसका काम करते हैं, कोएंजाइम का काम करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख ले रहे हैं, एग्जांपल क्या है, कोएंजाइम निकोटिनामाइड, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, देखना कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसे कहते हैं NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जैसे NAD और NADP को कहते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। जो NAD और NADP जो होते हैं ये कंटेन विटामिन निएसिन, इसमें एक विटामिन पाया जाता है इसका नाम है निएसिन, ठीक है। तो NAD और NADP किसका काम करते हैं, कोएंजाइम का काम करते हैं। इनके पास कौन सा विटामिन होता है, निएसिन विटामिन होता है, ठीक है। से FMN FAD जो होता है ये भी कोएंजाइम का काम करते हैं, व्हिच डराइव फ्रॉम विटामिन B2 राइबोफ्लेविन से डराइव होते हैं। यानी NAD और NADP जो होते हैं उसमें विटामिन निएसिन पाया जाता है, जबकि FMN और FAD जो होते हैं में विटामिन B12 यानी राइबोफ्लेविन पाया जाता है। मतलब जो विटामिन होते हैं वो कोएंजाइम का काम करते हैं। बायोटिन, थियामीन, निएसिन, राइबोफ्लेविन हैव द कोएंजाइम एक्टिविटी। जो इतने विटामिन होते हैं बायोटिन, थियामीन, निएसिन और राइबोफ्लेविन, ये कहते हैं कोएंजाइम का काम करते हैं। बट विटामिन ई, ध्यान रखना इस बात का, बट विटामिन ई इज विदाउट कोएंजाइम एक्टिविटी। विटामिन ई जो होता है वो कोएंजाइम एक्टिविटी का नहीं होता, वो कोएंजाइम का काम नहीं करता, केवल और केवल विटामिन ई। ये नीट में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, कौन सा विटामिन है जो कोएंजाइम का काम नहीं करता है। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में। एंजाइम का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है, जिस टाइप की रिएक्शन को क्या नाम कैटलाइज करती हैं। लिखा है क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज बाय एंजाइम। एंजाइम जिस तरीके की रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं उनको उसी ग्रुप में रख दिया जाता है। देख ले रहे हैं इस तरीके से जो इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है वो 6 ग्रुप में किया जाता है, 6 मेजर ग्रुप, 6 मेजर क्लासेस। पहला क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास, या फिर इसे कहते हैं डिहाइड्रोजनेज क्लास। ध्यान रखना जो इस तरीके का जो एंजाइम होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप का, वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर्स बिटवीन 2 सबस्टेंस, ये 2 सबस्टेंस के बीच में क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराएगा। एग्जांपल क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। जैसे देखो से एक S सबस्टेंस है, एक S डैश सबस्टेंस है। S डैश सबस्टेंस क्या है, रिड्यूस है, जबकि S सबस्टेंस क्या है, रिड्यूस है, और S डैश सबस्टेंस क्या है, ऑक्सीडाइज है। तो इस पर जब एंजाइम लगेगा ऑक्सीडो रिडक्टेज तो क्या कराएगा, S जो रिड्यूस है उसको क्या करा देगा, ऑक्सीडाइज करा देगा, और S डैश को क्या कराएगा, रिड्यूस करा देगा, जिससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, यानी रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ओके, जो ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम होगा वो क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराएगा। दूसरा क्लास क्या है, ट्रांसफरेज क्लास। ट्रांसफरेज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अकर्स, ये ग्रुप का ट्रांसफर कराएगा। एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज। जैसे देख लो से एक ग्रुप है G, वो किससे जुड़ा है, S से जुड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा, एक दूसरा सबस्टेंस आ गया S डैश, तो
इस ग्रुप ये अगर इस पर हेक्सोकाइनेज यानी ट्रांसफरेज एंजाइम ने लगा दिया तो ये क्या करेगा, इससे इस ग्रुप को हटा के एच डैश से जोड़ देगा। तो एस को फ्री कर दिया, एच डैश से ग्रुप को जोड़ दिया, यानी ट्रांसफर ऑफ ग्रुप कर रहा है, ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफरेज एंजाइम। एग्जाम्पल याद रखना, हेक्सोकाइनेज। तीसरा क्लास है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्लास, हाइड्रोलिसिस या बॉन्ड क्लीवेज अकर्स विद द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ वाटर। कर रहा है ये हाइड्रोलिसिस या बॉन्ड क्लीवेज करता है और वाटर का जो ग्रुप होता है H एंड OH इसका ट्रांसफर करता है। जैसे देखो अगर एक है तो एक तरफ H जोड़ देगा, एक तरफ OH जोड़ देगा। ये मतलब सबस्ट्रेट है, जो हमने लाइन खींचा है सबस्ट्रेट है, तो एक तरफ H जोड़ देगा, एक तरफ OH जोड़ देगा, यानी वाटर का जो ग्रुप है यानी फंक्शनल ग्रुप है उसको ट्रांसफ़र करेगा। मेनली हमें ये याद रखना है हाइड्रोलिसिस में कि ये हाइड्रोलिसिस या बॉन्ड क्लीवेज करता है। ठीक है, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक डाइजेशन में, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेस, ये सब क्या है, हाइड्रोलिसिस है, क्योंकि ये बॉन्ड को तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपल फूड मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, चौथा क्लास है लाइजेज। लाइजेज क्या कहता है, नॉन हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ अकर्स। जो हाइड्रोलिसिस जो होते हैं वो बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं, यानी बॉन्ड को तोड़ते हैं, लेकिन वो वाटर को जाके जोड़ते भी हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं और वाटर को जोड़ते हैं, इसलिए उसने कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो इसलिए कहते हैं हाइड्रोलेटेड। जबकि लाइज जो होते हैं केवल बॉन्ड को तोड़ते हैं, नॉट वाटर जोड़ते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं बिना वाटर जोड़े हुए, तो वही कहते हैं नॉन हाइड्रोलिटिक क्लीवेज अकर्स लीविंग द डबल बॉन्ड। जब ये तोड़ते फोड़ते हैं तो क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को छोड़ते हैं। एग्जाम्पल है फ्यूमरेज, देख ले रहे हैं, से एक कार्बन कार्बन है, इस पर एक एक्स ग्रुप जुड़ा है, एक वाई ग्रुप जुड़ा है, तो क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, इस कार्बन के एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो डबल बॉन्ड को ये छोड़ते हैं और ये दोनों ग्रुप अलग हुए हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, XY बन जाएगा। ठीक है, तो लाइज क्या करता है, नॉन हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करता है। एग्जाम्पल है फ्यूमरेज। तो हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरेज जस, आइसोमेरेजेस क्लास है, एजेस लगा होता है सब में, ध्यान रखना। इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर। जो आइसोमेरेजेस क्या करते हैं, एक दूसरे आइसोमर में कन्वर्जन करते हैं, जैसे ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल है ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज, एक एंजाइम है। ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम क्या है, एक आइसोमेरेज एंजाइम, मतलब किसी को किसी आइसोमर में कन्वर्ट करता होगा। से एग्जांपल बता देगा जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, रेस्पिरेशन में पढ़ा है, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है, दिस इज आइसोमराइजेशन। हम लोग जब स्टेप पढ़ रहे थे TCA साइकिल में, तो हम लोग TCA साइकिल में ग्लाइकोलिसिस में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है, इस स्टेप को कहते हैं आइसोमेराइजेशन। हम लोग लास्ट क्लास पढ़ेंगे, छठा क्लास लाइजेस। लाइज क्या करेगा, इंटरलिंकिंग टुगेदर, ये एक दूसरे को जोड़ेगा, टू कंपाउंड, दो कंपाउंड को ये आपस में जोड़ेगा, जिसे कहेंगे लाइगेजेस। ठीक है, लाइगेजेस क्या करेगा, दो कंपाउंड को आपस में जोड़ेगा। लाइगेज मतलब जोड़ना ही होता है, हम लोगों ने जब बायोटेक पढ़ा था तो लाइगेज एंजाइम पढ़ा था। ये न्यू कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म यूजिंग ATP हाइड्रोलिसिस। जब बॉन्ड बनेगा तो भाई एनर्जी लगेगी, तो ATP का हाइड्रोलिसिस होगा तभी एनर्जी निकलेगी, तो वही करें, ये न्यू कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म यूजिंग ATP हाइड्रोलिसिस। एक नया कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ATP की हाइड्रोलिसिस, ATP को एनर्जी यूज के, सीधे समझो। जैसे एग्जांपल है RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन की मैकेनिज्म,
देयर आर टू मॉडल इन डिस्क्राइब इन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म के लिए दो मॉडल डिस्क्राइब हैं। पहला है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है देख ले रहे हैं। लॉक एंड की मॉडल जो दिया था प्रपोज बाय एमिल फिशर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। लॉक एंड की हाइपोथेसिस एज्यूम द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर रिजिड इन इट्स शेप। जो लॉक एंड की मॉडल ये कहता है जो एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो बहुत रिजिड है, वो चेंज नहीं हो सकती है। कोई सबस्ट्रेट आएगा तो उसी साइड में अगर बैठने वाला होगा तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। देख ले रहे हैं इसको। देयर इज नो चेंज इन इट्स एक्टिव साइट। देयर इज नो चेंज इन द एक्टिव साइट बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। कह रहे हैं एंजाइम की एक्टिव साइड में कोई चेंज नहीं होता है बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन के। तो देखो एंजाइम जो है, एंजाइम है, एंजाइम की जो एक्टिव साइड है ऐसे देखो, इसका शेप देख लो ऐसे। अगर इसमें बैठने वाला कोई सबस्ट्रेट आएगा तो ही इससे रिएक्शन करेगा। मान लो ये आ गया सबस्ट्रेट तो इसने रिएक्शन किया तो क्या बनाया, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाया। क्या बनाया, ईएस कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जिसे कहेंगे ईएस कॉम्प्लेक्स। फिर लास्ट में क्या होगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों अलग हो गए। लेकिन देखो शुरुआत में जब एंजाइम एंटर किया था उसके एक्टिव साइड का शेप कैसे है, जब एंजाइम बाहर निकला तो एक्टिव साइड का शेप कैसे, तो दोनों शेप एक दूसरे से क्यों मिलते हैं, यानी एंजाइम के एक्टिव साइड के शेप में या एक्टिव साइड में कोई परिवर्तन नहीं होता है रिएक्शन के पहले भी और रिएक्शन के बाद में। इससे ये पता चलता है जो एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है वो रिजिड होती है। ये किसके द्वारा कहा गया, एमिल फिशर के द्वारा कहा गया लॉक एंड की मॉडल में। इसके बाद दूसरा मॉडल आया इंड्यूस फिट मॉडल, जिसको प्रपोज किया किसने, डेनियल कोसलैंड ने। मेनली याद रखो कोसलैंड ने प्रपोज किया। इन्होंने बताया, देखना, एक्सपोजर ऑफ एन एंजाइम टू सबस्ट्रेट से कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के नज़दीक आता है, काज ए चेंज इन एंजाइम, तो उस वक्त एंजाइम में कुछ चेंज होता है, विच काज द एक्टिव साइट टू चेंज इट्स शेप, जिससे जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, टू अलाउ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट टू बाइंड, जिससे सबस्ट्रेट से एंजाइम से बाइंड कर जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये हुआ कि एंजाइम चाहे जिस शेप का था, मान लो एंजाइम चाहे जिस शेप का था, देखो एक्टिव साइड इसकी ऐसे है जबकि सबस्ट्रेट क्या है इस तरीके से, यानी दोनों के शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन इनका कहने का मतलब है अगर ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के एक्सपोजर में आया, इसके नज़दीक आया, तो इस ये जो एंजाइम होता है वो इसी सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने एक्टिव साइट को चेंज कर लेता है। देखो इसने अपने एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, चेंज कर लिया। पहले दूसरी तरीके का था लेकिन एंजाइम ने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर लिया, फिर गया सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड कर गया और क्या बना लिया, ईएस कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। फिर क्या हुआ, बाद में ईपी कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, देखो सबस्ट्रेट का यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, से देखना है कि नहीं, सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन हो गया, यानी क्या बन गया, ईपी कॉम्प्लेक्स बन गया। ईपी कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट बन गया। देखो अलग अलग प्रोडक्ट बन गए, दो प्रोडक्ट बन गए। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो देखो एंजाइम जैसे सबस्ट्रेट के एक्सपोजर में आया उसकी एक्टिव साइड में परिवर्तन हो गया, लेकिन जैसे प्रोडक्ट बन गया वैसे एंजाइम ने फिर वही अपना शेप एक्वायर कर लिया। तो एमिल फिशर ने बताया कि जो एक्टिव साइड होती है रिजिड होती है, जबकि कोसलैंड ने यह बताया कि जो एंजाइम की एक्टिव साइड रिजिड नहीं होती, ये अपनी एक्टिव साइड को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। ठीक है, और कोसलैंड की जो परिकल्पना है इसे बहुत ज़्यादा सही माना गया, बहुत ज़्यादा सही माना गया कि हाँ लगभग यही होता है।
जनरली बताया गया कि ये पॉइंट, द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन इज डिस्क्राइब एज फॉलोइंग, इस तरीके से डिस्क्राइब की जाती है। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइड, सबस्ट्रेट जाता है एंजाइम के एक्टिव साइड में फिट हो जाता है। बाइंड ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है वैसे एंजाइम के जो शेप में कुछ परिवर्तन होता है। फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट के अराउंड और टाइटली बाइंड हो जाता है। तीसरा पॉइंट, केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट इज ब्रेक, जिससे सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड में ब्रेकडाउन हो जाता है। एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, और नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, जिसे हम देख ले रहे हैं। इसको बताया गया इंड्यूस फिट मॉडल में। देखो इंड्यूस फिट मॉडल में ये बताया गया जैसे सबस्ट्रेट आता है एंजाइम के पास, एंजाइम अपना शेप चेंज करके उससे मोर टाइटली बाइंड हो जाता है, और क्या होता है जो सबस्ट्रेट होता है इसके केमिकल बॉन्ड में ब्रेकडाउन हो जाता है। देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हो जाता है और क्या बन जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर से पॉइंट देख रहे हैं ना, केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट इज ब्रेक, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। एंड न्यू एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, कौन सा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। पहले क्या बना था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर जैसे बॉन्ड ब्रेक हुए सबस्ट्रेट के वैसे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम फिर क्या होता है लास्ट में, एंजाइम रिलीज्ड एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन को रिलीज कर देता है। एंड फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड द अनदर मॉलिक्यूल, जो एंजाइम फ्री हो जाता है और किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। जैसे देखो पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट था, फिर क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। जबकि फिर एंजाइम सबस्ट्रेट, जैसे सबस्ट्रेट में केमिकल बॉन्ड में कुछ ब्रेकडाउन हुआ वैसे क्या बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये रिवर्सिबल नहीं होता है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर लास्ट में क्या हुआ, एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग, एंजाइम रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल। अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक ऑफ एंजाइम, जिसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे।